दोस्तों इस पार्ट में हम 12th फेल के 5 चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। इसी तरह ये प्लेलिस्ट पार्ट्स में होगी जिसमें हम 10 पार्ट में इस बुक को कंप्लीट करेंगे और आप बेहतर क्वालिटी के लिए ईयरफोन का यूज़ करें। आपको कुछ नहीं करना है इस बुक को सुनने के लिए, बस कान में ईयरफोन लगाएं और कहीं शांत जगह पर बैठ जाएं। इस बुक को केवल आपको सुनना है और ये बुक आपको काफ़ी पसंद आने वाली है। तो चलिए बिना देरी के बुक को शुरू करते हैं। चैप्टर 1। मार्च की एक सुबह थी। रात भर मक्खियाँ कहीं दुबकी हुई थी, पर उजाला होते ही फिर से भिनभिनाने लगी। घर की छत पर सो रहे मनोज की नींद मक्खियों के बार बार भिनभिनाने से खुल गई। उसका दोस्त विष्णु अपनी छत पर गणित के सवाल हल कर रहा था। गणित के सवाल तो मनोज को भी हल करने चाहिए, क्योंकि आज कक्षा 12 का पहला पेपर गणित का ही है। लेकिन उसे गणित के सवाल बिल्कुल समझ नहीं आते। फिर भी उसने पास पड़ी गणित की किताब उठाई और पढ़ने की कोशिश करने लगा। लेकिन कुछ ही देर में वह समझ गया कि इस तरह किताब पकड़े रहने से कोई लाभ नहीं। मनोज अपनी तारीफ से बहुत उत्साहित होता है, इसलिए जब उसने देखा कि उसके घर के सामने के कुएं पर मोहल्ले की महिलाएं पानी भर रही हैं, तो उन्हें प्रभावित करने के लिए वह छत पर टहलते हुए गणित के सवाल ऊंची आवाज में पढ़ने लगा। महिलाओं तक उसकी आवाज पहुंच गई। एक महिला उसकी तरफ इशारा करके बोली, हमारो मोड़ा बिल्कुल न पड़त, एक मनोज है, रात भर छत पे लालटेन से पड़त रहे। तो मनोज का उद्देश्य पूरा हुआ। अपनी तारीफ सुनकर वह खुश हो गया। उसने गणित की किताब नीचे रख दी और गुलशन नंदा का उपन्यास जलती चट्टान खोल लिया। रात को 1 बजे तक लालटेन की रोशनी में पढ़ने के बाद भी उसके क्लाइमेक्स के 2 पेज रह गए थे। उसने 10 मिनट में उपन्यास पूरा किया और बाहर कुएं पर आ गया। महिलाएं अभी भी पानी भर रही थी। एक बुजुर्ग महिला को कुएं से बाल्टी खींचने में बहुत कष्ट होता था। मनोज ने उसका कष्ट देखकर उसकी बाल्टी भर दी। पुरस्कार में उसे महिला का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। लल्ला, तू फर्स्ट से पास होएगो। तब तक उसके सहपाठी विष्णु के पिता पंडित कालीचरण कुएं पर आ गए। गांव के स्कूल में कक्षा 8 तक गणित पढ़ाने वाले पंडित कालीचरण मनोज और उसकी योग्यता को अच्छे से जानते थे। उसे देखते ही पंडित जी बोल पड़े, परीक्षा की तैयारी कैसी है मनोज? गणित में पास होना मजाक नहीं है। फिर पंडित जी ने अपने बेटे विष्णु की तारीफ करना शुरू की। मैंने तो विष्णु से कह दिया है कि फर्स्ट डिवीजन से पास नहीं हुआ तो उसकी पढ़ाई बंद करा दूंगा, पर मैं जानता हूँ विष्णु गणित में होशियार है, उसके मन में ही पढ़ने की लगन है। मनोज इस सच्चाई को नकार नहीं सका। उसने पंडित जी की मदद के उद्देश्य से उनके हाथ से पानी की बाल्टी ले ली और उनके साथ साथ चलने लगा। उसने पंडित जी से उनके बेटे की तारीफ की। ताऊ, विष्णु जैसा होशियार लड़का तो पूरे जिले में नहीं है। मुझे तो पूरा भरोसा है कि इस बार जिले में फर्स्ट आएगा। ये कहते हुए मनोज की आंखों के सामने उसके पिता की धुंधली छवि आई और फिर अचानक विलीन हो गई। हल्की टीस उदासी के रंग में उसके चेहरे पर दिखाई दी। चैप्टर 2। मुरैना जिला मुख्यालय से 30 किलोमीटर दूर जोरा तहसील से सटे बिलग्राम में दिन की शुरुआत हो चुकी थी। सामान्य सा यह दिन नया सिर्फ इस बात में था कि आज गांव के कुछ लड़के लड़कियां 12th का पहला पेपर देने जा रहे थे। मनोज जब पंडित जी को उनके घर छोड़कर वापस आया तो उसकी मां अपने घर के दरवाजे पर 2 महिलाओं के साथ बातचीत में मग्न थी। मनोज द्वारा बुलाए जाने पर मां ने इशारे से कह दिया, रुक जा, आती हूं। वह जानता था कि मां से वार्तालाप जल्दी खत्म करके आने की कोई उम्मीद नहीं थी, इसलिए वह तैयार होकर परीक्षा देने के लिए निकल गया। बेटे को तैयार होकर जाते हुए देख मां दोहरी पर बैठे बैठे बोली, रुक जा मोड़ा, रजनी ने रोटी ना बनाई का, खाली पेट पेपर देवे मत जा। मां ने रोटी बनाने का काम 15 साल की बेटी रजनी को सौंप दिया था और खुद को चर्चाओं में व्यस्त कर लिया था। मनोज की भूख आज मर चुकी थी। उसने गणित की गाइड हाथ में ले ली और बिना कुछ कहे घर से निकल गया। मां फिर से चर्चा के काम में व्यस्त हो गई। यह गांव तहसील को जिले से जोड़ने वाली सड़क के किनारे पर बसा था, इसलिए आवागमन की सुविधा से भाग्यशाली था। हर 10 मिनट में मुरैना से जोरा और जोरा से मुरैना आने जाने वाली बसें इस गांव से गुजरती थीं। सुबह के 9 बजे बिलग्राम की पुलिया पर सवारियों की भीड़ बढ़ने लगी। मनोज पुलिया के पास बने हनुमान जी के मंदिर में हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। वह हनुमान जी की मूर्ति के सामने बुदबुदाया, हे हनुमान जी, गणित में बेड़ा पार लगा देना, तुम्हारा ही सहारा है।
हनुमान जी से गणित में पास कराने की प्रार्थना करके जब वह पुलिया पर आया तो वहां पहले से ही विष्णु और उसके पिता पंडित कालीचरण बस का इंतजार कर रहे थे। पुलिया पर बैठे बैठे एक लड़के ने पंडित कालीचरण से पूछा, पंडित जी क्या विष्णु को नकल कराने जा रहे हो जोरा? पंडित जी विष्णु को परीक्षा दिलाने ले जा रहे थे। इस तरह का व्यंग सुनकर उन्हें पीड़ा हुई। पंडित जी नाराजगी के स्वर में बोले, ना तुम लोगों ने कभी स्कूल का मुंह देखा, ना ही किताब पढ़ी, तुम लोग क्या जानो पढ़ाई क्या होती है। इतना कहकर पंडित जी ने अपनी नजर घुमाकर उस दिशा की ओर कर ली जहां से बस आने वाली थी। हार मानना इस गांव में किसी से ने नहीं सीखा था। पुलिया पर बैठे लड़के पंडित जी के द्वारा किए गए अपमान से तिल मिला गए। पढ़ के ना थानेदार होत को मास्टर बन के ऐसे ही स्कूल में गिनती पहाड़े बुलवाएंगे। उनमें से एक लड़के ने सड़क के उस पार बने स्कूल की तरफ इशारा करके कहा। मनोज ने देखा कि माहौल बिगड़ रहा है तो उसने लड़कों से कहा, मास्टरी तो बड़ी नौकरी है, मेरी लग जाए तो मजा ही आ जाए, पर उसके लिए 12th पास करना जरूरी है। तुम कैसे करोगे मनोज? सुना है इस साल एसडीएम नकल नहीं होने देगा। एक दूसरे लड़के ने मनोज को नई जानकारी दी। मनोज को उम्मीद नहीं थी कि परीक्षा शुरू होने से पहले इस तरह की बुरी खबर सुनने को मिलेगी, लेकिन उसने अपने मन को दिलासा दिया कि नकल इस तरह से खत्म नहीं होगी। पिछले कई सालों से गांधी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जोरा में नकल होती आई है। उसने अपनी 10वीं की परीक्षा भी नकल से पास की थी। तभी धड़ धड़ करता हुआ एक टेम्पो पुलिया पर आकर रुक गया। मनोज का दोस्त बल्ले टेम्पो चला रहा था। तभी टेम्पो के पीछे बालाजी बस सर्विस की 52 सीटर बस भी पुलिया पर आकर रुक गई। बस में लगभग 70 सवारियां भरी हुई थी। फिर भी उसके 20 साल के दुबले पतले कंडक्टर को बल्ले का 3 सवारियां अपने टेम्पो में बिठाना अखर गया। कंडक्टर ने बल्ले से दबंग और धमकी भरी आवाज में कहा, क्या रे कितनी सवारी बिठाए गोरे? 3 सवारी एक्स्ट्रा बिठाए लइए, उतार बिने, वे मेरी सवारी हैं। पिछले कुछ महीनों से इस सड़क पर 3-4 टेम्पो चलने लगे थे। बस ऑपरेटर इस बढ़ती प्रतियोगिता से आहत थे। टेम्पो के कारण बसों को नुकसान होता था, इसलिए बस और टेम्पो के संघर्ष इस सड़क पर अब बढ़ने लगे थे। तू काम कर अपना, जे मेरो गांव है, बस न चल पावेगी तेरी। बल्ले अपने गांव में शेर बन गया। लेकिन बालाजी बस का मालिक धन और राजनीति से ताकतवर था। आरटीओ और दरोगा सभी उसके इस प्रभाव को मानते थे, इसलिए उसका स्टाफ सीमा से अधिक सवारी ढोना अपना विशेष अधिकार मानता था। विवाद बढ़ता देख गांव के कुछ लोग भी टेम्पो के पास आ गए। गांव में एकता दिखाने का अच्छा मौका था यह। बस कंडक्टर अकेला पड़ गया। बस में बैठे ड्राइवर ने कंडक्टर को वापस बुला लिया था। अधेड़ उम्र के ड्राइवर ने अपने अनुभव से यही सीखा था कि जब किसी गांव में अकेले घिर जाओ तो वहां से भाग लेना ही सही रणनीति है। बाद में अपने इलाके में इस संघर्ष को घसीट कर लाने की कोशिश करनी चाहिए। कंडक्टर भुनभुनाता हुआ वापस बस में चला गया। कंडक्टर बस के गेट से लटकते हुए बल्ले को चेतावनी देते हुए चिल्लाया, जा सड़क पे टेम्पो चलावे भुला देंगे, होश में रहिए। इस चेतावनी का जवाब बल्ले ने भी ऊंची आवाज में दिया, गांव में से बस ना निकल पावेगी, ध्यान रखिए। इतना कहकर बल्ले ने टेम्पो का टॉप गियर डाला और टेम्पो धड़ धड़ करता जोरा की ओर बढ़ गया। गांधी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के गेट के पास मनोज, विष्णु और पंडित कालीचरण उतर गए। मनोज और विष्णु स्कूल में चले गए और पंडित कालीचरण विष्णु को सुरक्षित स्कूल पहुंचाकर अपने किसी रिश्तेदार के घर की ओर रवाना हो गए। गांधी स्कूल के संचालक जगत सिंह ने बहुत मेहनत के बाद 12th बोर्ड परीक्षा का सेंटर अपने स्कूल में कराया था, जिस कारण उनके स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या क्षमता से अधिक बढ़ गई थी। विद्यार्थियों के झुंड भय, आश्चर्य और आनंद के मिले जुले भाव के साथ स्कूल में प्रवेश कर रहे थे। संचालक जगत सिंह अपने कमरे की खिड़की से आशीर्वाद की नजरों से उन झुंडों को देख रहे थे। आज नकल कराने का जिम्मा गणित के शिक्षक दुबे जी पर था। नकल कराने के लिए प्रत्येक क्लास में जाना उनके लिए असुविधा का काम था, इसलिए स्कूल के मैदान में टेंट लगा दिया गया था। नीचे टाट पट्टियां बिछाई गई थी जिस पर परीक्षार्थी बैठ गए थे। मनोज घंटी बजने का इंतजार करने लगा। घंटी बज गई, पेपर बंट गए। मनोज ने पेपर को जमीन पर रख दिया और सभी के साथ अपने गणित के सर दुबे जी का इंतजार करने लगा। दुबे जी ऑफिस में बैठकर प्रश्न पत्र हल कर रहे थे। एक प्रश्न हल करने के बाद उसे ब्लैक बोर्ड पर उतरवाना, फिर दूसरे उत्तर की सप्लाई करना मेहनत का काम था। अभी दुबे सर द्वारा दिया गया पहला उत्तर ब्लैक बोर्ड पर उतरा ही था कि स्कूल के बाहर हलचल हुई। एक सफेद रंग की पीली बत्ती लगी बोलेरो स्कूल के कंपाउंड में आकर रुक गई।
पुलिस की वर्दी में 5 सिपाही सीधे परीक्षा वाले मैदान में पहुंच गए। पुलिस को देखकर दुबे सर पहले तो हड़बड़ाए, फिर उन्हें लगा कि यह तो औपचारिक चेकिंग है जो हर साल पहले पेपर के दिन शासन द्वारा की जाती है। पर जब पुलिस के सिपाहियों ने लड़कों से गाइड, नकल और पर्चियां आदि लेकर एक बोरे में भरना शुरू किया तो दुबे को यह समझते देर नहीं लगी कि मामला गंभीर है। दुबे जी ने घबराहट में बीड़ी सुलगा ली। वह ब्लैक बोर्ड डस्टर से साफ कर भाग लिए और स्कूल के संचालक जगत सिंह के पीछे खड़े हो गए। सभी विद्यार्थियों को भरोसा था कि 10 मिनट की कवायद के बाद पुलिस चली जाएगी, उसके बाद उत्तरों की सप्लाई फिर से शुरू हो जाएगी। इसी भरोसे से विद्यार्थियों ने धैर्य बनाए रखा था। लेकिन 10 मिनट बीत गए और मामला सेटल नहीं हुआ तो विद्यार्थियों की बेचैनी बढ़ने लगी। उनके ऊपर फेल होने का खतरा मंडराने लगा। आज के इस रंगमंच के केंद्र में खड़े एक युवक की ओर इशारा करते हुए एक लड़का बोला, ये तो एसडीएम राघवेंद्र सिंह है। राघवेंद्र सिंह ने जगत सिंह से कहा, आपको शर्म आनी चाहिए, आप खुलेआम नकल करा रहे हो। घबराए हुए लड़के और अधिक घबरा गए। राघवेंद्र सिंह के तेवर देखकर मनोज को लगा कि उसका यह साल तो गया। एक सरकारी अधिकारी की ताकत देखकर मनोज को आश्चर्य हो रहा था। एसडीएम का रौब रुतबा गजब का था। हमेशा अपनी दबंगियाई में रहने वाला जौरा थाने का थानेदार कुशवाहा भी अपने से आधी उम्र के एसडीएम के सामने हाथ बांधे खड़ा था। लड़के एसडीएम को कोस रहे थे। जगत सिंह को समझ नहीं आ रहा था कि उनकी नकल की जमी जमाई सेटिंग एक एसडीएम ने कैसे बिगाड़ दी। जगत सिंह ने स्कूली शिक्षा के जॉइंट डायरेक्टर को फोन लगाया और एसडीएम की करतूत गुस्से में कह सुनाई। जॉइंट डायरेक्टर एसडीएम की कार्यप्रणाली से परिचित था। उसने कहा, राघवेंद्र सिंह का कोई इलाज नहीं है। ऐसे अधिकारी ही होते हैं जिन्हें जमी जमाई व्यवस्था को उजाड़ने में मजा आता है। जोरा के बुरे दिन आ गए। मैदान उजड़ गया। विद्यार्थी चले गए। कापियां खाली छूट गई। पर जुझारू मनोज ने अपनी कॉपी खाली नहीं छोड़ी। उसने सुना था कि कॉपी भरने से भी पास हुआ जा सकता है। इसलिए उसने पेपर में पूछे गए सवालों को ही उत्तर पुस्तिका में बार बार लिखकर उसे भर दिया। वह प्रश्नों के बीच बीच में इति सिद्धम लिखता जा रहा था, जिससे यदि चेकर चाहे तो वह इति सिद्धम मात्र पढ़कर उसे पास कर सकता है। अंत में उसने चेकर से निवेदन भी किया कि उसकी दादी का स्वास्थ्य खराब होने के कारण वह ठीक से पढ़ाई नहीं कर सका था, इसलिए यदि उसे पास कर दिया जाए तो वह चेकर का हमेशा एहसान मानेगा। चैप्टर 3। मनोज की परीक्षा का रिजल्ट अभी तक नहीं आया था। एक सुबह बल्ले के घर के दरवाजे पर गांव में क्रिकेट खेलने वाले लड़के प्लानिंग कर रहे थे। मनोज भी इस समूह का अच्छा खिलाड़ी माना जाता था। वह शॉट मारने के लिए नहीं बल्कि बॉल को रोकने में माहिर था। जब टीम जल्दी जल्दी आउट होती थी तब वह क्रीज पर जाकर विकेट गिरने से रोक सकता था। बल्ले ने लड़कों से बोलना शुरू किया, आज जोरा में टूर्नामेंट शुरू हो रहा है। 100 रुपये एंट्री फीस है। 10 रुपये की बॉल आएगी, इसलिए सबको 10-10 रुपये देने हैं। मनोज ने मन ही मन सोचा, 10 रुपये कहाँ से आएंगे। वह जानता था कि उसके लिए 10 रुपये जुटाना इतना आसान नहीं है। मम्मी से मांगने पर भी उसे 10 रुपये की कोई उम्मीद नहीं थी। पापा को गए 7 महीने हो गए थे। 7 महीने पहले अक्टूबर में पापा डिंडोरी से आए थे। तब मम्मी को 10,000 रुपये दे दिए थे। 7 महीने में सब रुपये खर्च हो गए थे। मम्मी अब उधार मांगकर घर चला रही हैं। आज तक ना पापा आए ना ही उन्होंने तनख्वाह भेजी। बस इसी भरोसे घर चल रहा है कि पापा के आने के बाद सब ठीक हो जाएगा। क्रिकेट की मीटिंग में अचानक मनोज के सामने उसके घर की दीनहीन और जर्जर दशा का दृश्य आ गया। घर में घुसने से पहले उसने देखा कि मम्मी पड़ोस की ताई से उनके दरवाजे पर खड़े होकर बातें कर रही हैं। छोटा भाई दीपक घर में नहीं है। या तो वह सड़क किनारे पुलिया पर बैठा होगा या बिना कहे किसी बस या टेम्पो में बैठकर जोरा निकल गया होगा। निरुद्देश्य आवारा घूमना ही उसका शौक है। उसने माँ को अंदर बुलाया। माँ की बैठक भी खत्म हो गई थी। उन्हें मजबूरन घर आना पड़ा। उसने पूछा, मम्मी 10 रुपया दे रही है क्या, मैच खेलवे जानो है। मम्मी ने चिढ़ते हुए उत्तर दिया, मुझ पे नहीं है पैसा। तेरे बाप ने तो 7 महीना से मुंह ना दिखायो। मैं उधार मांग मांग कर घर चला रही हूँ, कहाँ से लाऊं पैसा। मम्मी पापा को कोसती हुई अंदर के कमरे में चली गई। मनोज को लग रहा था कि उसका खेलना अब मुश्किल है, लेकिन मन की निराशा को दूर करते हुए उसने किसी उम्मीद के भरोसे सफ़ेद से मटमेले पड़ चुके कपड़े के जूते पहने और लगभग दौड़ते हुए बल्ले के घर के बाहर पहुंच गया। आत्मविश्वास से भरा मनोज टीम में सिलेक्शन की उम्मीद के लिए तैयार होकर आ गया था। जोरा के गांधी आश्रम में मैदान पर टूर्नामेंट का आयोजन रखा गया था।
टीम के बैठने और कमेंट्री के लिए एक टेंट लगा दिया गया था। 50 प्लास्टिक की कुर्सियां डाल दी गई थी। 12 लोगों की टीम में मनोज को छोड़कर सभी ने फीस दे दी थी, इसलिए उसका नाम 12वें खिलाड़ी के रूप में लिख दिया गया। कमेंट्री की बागडोर जोरा के दयाल बैंड में गाना गाने वाले पप्पू सिंह के हिस्से में आई। उसने कमेंट्री करना शुरू की। हेलो माइक टेस्टिंग, हेलो, मैच शुरू हो रहा है। मैच का मजा लेने वालों से गुजारिश है कि बैठ जाएं। ए लाल शर्ट पिच पे मती चले। ए काली शर्ट वो गाय घुस रही है मैदान में, जल्दी हटा। आंखों देखा वर्णन शुरू हो चुका था। मैच के मुख्य अतिथि एसडीएम साहब काम में फंसे हैं, इसलिए वे बाद में आवेंगे, कमेंट्रेटर ने घोषणा की। 10 ओवर के मैच में टॉस बिल ग्राम ने जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला किया। विरोधी केलारस की टीम धुरंधर बैटिंग के लिए क्षेत्र में जानी जाती थी। केलारस के बल्लेबाज बिल ग्राम में के गेंदबाजी की पिटाई कर रहे थे। 10 ओवर में केलारस ने 112 रन बना लिए। मनोज 12वें खिलाड़ी के रूप में टेंट में बैठा दुखी होता रहा। बिल ग्राम की तरफ से बल्ले और प्रकाश ने ओपनिंग की। बल्ले ने अपनी 2 बॉल पर 2 चौके जड़ दिए, तभी टेंट में कुछ हलचल हुई। कमेंटेटर पप्पू सिंह ने उत्साह से घोषणा की, मुख्य अतिथि एसडीएम साहब आए हैं, मैच रोक दो। एसडीएम राघवेंद्र सिंह ने खेल जारी रखने का संकेत आयोजकों को दिया और पप्पू सिंह ने बोलना जारी रखा। देवेंद्र अग्रवाल एसडीएम साहब को माला पहनाए। राघवेंद्र सिंह के मना करने पर भी टूर्नामेंट के आयोजक देवेंद्र अग्रवाल ने इसी उद्देश्य के लिए पास रखी माला उनके गले में पहना दी। राघवेंद्र सिंह ने कहा, अरे भाई मैच जारी रखिए, ये स्वागत आवश्यक नहीं है, मैच डिस्टर्ब होता है। मुख्य अतिथि राघवेंद्र सिंह कस्बे के इस मैच को गंभीरता से ले रहे थे। मनोज आज एसडीएम को नजदीक से देख रहा था। परीक्षा के दिन राघवेंद्र सिंह की नकल रोकने की कार्यवाही से भले ही उसे नुकसान हुआ हो, पर उनके दबंग व्यक्तित्व ने उसे प्रभावित कर दिया था। उसके अभिवादन पर राघवेंद्र सिंह ने मुस्कुराकर अभिवादन कर दिया। मैच शुरू हुआ। पप्पू सिंह ने खेल को देशभक्ति से जोड़ते हुए मोहम्मद रफ़ी की 2 लाइन लगा दी। कर चले हम फिदा जान तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। राघवेंद्र सिंह को खेल के बीच में गाना सुनने से व्यवधान महसूस हुआ। उन्होंने पप्पू सिंह से कहा, कमेंट्री करो, गाना क्यों गा रहे हो। पप्पू सिंह ने आदेश का पालन करते हुए कमेंट्री जारी रखी। बिल ग्राम के 2 विकेट गिर गए हैं। आउट होने वाले खिलाड़ी के खेत में भैंस घुस गई थी, इसलिए वे जल्दी में थे। राघवेंद्र सिंह इस तरह की कमेंट्री सुनकर आश्चर्यचकित रह गए। उनके चेहरे पर नाराजगी के भाव आ गए। 7 ओवर में बिल ग्राम के 55 रन में 5 विकेट हो गए थे। एक तरफ से बल्ले 40 रन पर अभी भी खेल रहा था, पर दूसरी तरफ से विकेट लगातार गिर रहे थे। मनोज को लग रहा था कि इस समय दूसरे छोर पर वह होता तो विकेट बचा सकता था और उसके गांव की टीम आज जीत सकती थी, लेकिन 10 रुपए के अभाव में उसके गांव का सम्मान आज दांव पर लगा हुआ था। वह इसी मानसिक जद्दोजहद में था, तभी अचानक पप्पू सिंह ने अपना माइक कुछ देर के लिए उसे थमा दिया और बहुत देर से रुकी हुई पेशाब करने चला गया। मनोज ने माइक पर अपने मन में चल रही उथल पुथल को शब्द देने शुरू किए। इस समय बिलग्राम की टीम बहुत नाजुक स्थिति में है। कप्तान बल्ले की कमजोर रणनीति उनके लिए परेशानी का कारण बन गई है। उनकी अच्छी बैटिंग के बावजूद दूसरे छोर पर विकेट गिर रहे हैं। इस समय एक ऐसे बल्लेबाज की जरूरत है जो दूसरे सिरे पर विकेट रोक कर खेल सके, पर बिलग्राम की टीम में रुककर खेलने वाला कोई बल्लेबाज नहीं दिख रहा है। कमेंट्री का अंदाज बदल चुका था। मजाक और हंसी की जगह अब कमेंट्री गंभीर और विश्लेषण परक हो रही थी। राघवेंद्र सिंह का ध्यान अचानक बदली कमेंट्री की भाषा और विश्लेषण पर गया। वह इस तरह की कमेंट्री से प्रभावित दिखाई दिए। पप्पू सिंह पेशाब करके वापस आ गया था। उसने मनोज से माइक ले लिया। तभी राघवेंद्र सिंह ने आदेश के स्वर में पप्पू सिंह से कहा, उस लड़के को बोलने दो, तुम उधर बैठो। मनोज को मैच न खेलने का जो दुख था वह एसडीएम राघवेंद्र सिंह द्वारा की गई इस तारीख से कम हो गया। उसने मैच खत्म होने तक कमेंट्री जारी रखी। अंतिम विकेट गिर गया। बिलग्राम की टीम हार गई। सर झुकाए बल्ले और दूसरा खिलाड़ी वापस टेंट की तरफ आ गए थे। मनोज ने कविता के माध्यम से अपनी कमेंट्री जारी रखी।
लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। बल्ले ने अपनी टीम को अकेले जिताने की भरपूर कोशिश की, इसलिए आज का मैच बल्ले के अकेले संघर्ष के लिए याद किया जाएगा। हार के बावजूद बल्ले के लिए ताली बजनी चाहिए। मनोज की कमेंट्री के कारण सभी लोग बिली ग्राम की हार को भूलकर बल्ले की बैटिंग पर ताली बजाने लगे। उसने अपनी कमेंट्री से अपने गांव का सम्मान जोरा में बचा लिया। दोनों टीमों को प्रमाण पत्र बांटने के बाद एसडीएम राघवेंद्र सिंह ने मनोज से कहा, तुम अच्छा बोलते हो, क्या नाम है तुम्हारा? उसने जवाब दिया, मनोज कुमार शर्मा। बिली ग्राम की टीम बल्ले के टेम्पो में बैठकर वापस अपने गांव की ओर चल दी। राघवेंद्र सिंह मनोज के दिल पर छा गए। अपनी तारीफ के लिए हमेशा ललायत रहने वाले मनोज को आज भरपूर तारीफ मिली थी। एक दीवानापन सा उसके दिल पर छा गया था। चैप्टर 4। मनोज के पिता ओमवीर शर्मा को गांव आए हुए 1 महीना हो चुका था। वेतन के रुके हुए पैसे मम्मी को मिल गए। मम्मी ने उधार पटा दिया, लेकिन वे पापा की आदत जानती थी कि उन्हें घर की चिंता कभी नहीं रही। नौकरी पर जाते हैं तो महीनों घर नहीं लौटते। अब घर आए हुए भी उन्हें 1 महीना हो गया, पर नौकरी पर जाने का नाम नहीं ले रहे हैं। राज्य सरकार के कृषि विभाग में कृषि विस्तार अधिकारी के पद पर क्या इतनी छुट्टी मिलती है कि 1 महीने नौकरी पर ना जाया जाए? माँ ने एक दिन पिता से ऊंची आवाज में पूछा, अब नौकरी पे कब जाओगे? पिता को नौकरी करने के अपने अंदाज पर किसी का हस्तक्षेप पसंद नहीं था। उन्होंने उसी ऊंची स्वर में माँ से कहा, तू काम कर अपना, तू क्या जाने नौकरी किसे कहते हैं? तेरे खानदान में कौन ने करी है नौकरी? गवार अनपढ़। माँ को अपने खानदान पर पिता का यह व्यंग्य पसंद नहीं आया। उसने जवाब दिया, मेरे खानदान में तो ना करी, पर तुम कैसी नौकरी कर रहे हो मैं जानती हूँ। साल साल भर गायब रहते हो, यहाँ कौन के भरोसे छोड़ जाते हो हमें? उधार मांग मांग कर घर चला रही हूँ। लेकिन पिता इस तरह की खरी खोटी से डिगने वाले इंसान नहीं थे। वे माँ की तरफ ध्यान दिए बिना सरकारी कागजों को पढ़ते रहे। तभी उनका छोटा भाई श्यामवीर आ गया। श्यामवीर ने पलंग पर बैठते हुए अपने बड़े भाई ओमवीर को संबोधित करते हुए कहा, भाई साहब मनोज फेल हो गए। श्यामवीर को उम्मीद थी कि भाई साहब मनोज के फेल होने की खबर सुनकर दुखी हो जाएंगे, लेकिन पिता अपने भाई की इस सूचना से अप्रभावित रहे। उन्होंने अपने फैले हुए कामकाज को समेटा और पलंग के नीचे रखे संदूक में उठाकर रख दिया। श्यामवीर ने अपनी खबर को अधिक मसालेदार बनाते हुए फिर से कोशिश की, हिंदी छोड़ सब विषय में फेल हो गए। पिता को देखकर लग रहा था कि उन्हें अपने बेटे के फेल होने की नहीं, किसी अपरिचित के फेल होने की खबर सुनाई गई है। सुख दुख क्रोध विषाद से परे उनका चेहरा पूर्ववत जड़ बना रहा। फेल पास, यश अपयश, उन्नति अवनति से परे था उनका व्यक्तित्व। वे श्यामवीर को अनसुना कर बक्से में छोटा सा ताला बाद उस बक्से को पलंग के नीचे सरका वादन जारी रखा। उसने बातें याद दिलाना शुरू की। मैंने तो पहले ही कही थी कि मनोज को अपने साथ ले जाओ। रहना पड़ा। पिता उन्हें अपने साथ डिंडोरी नहीं ले गए। मनोज ने पढ़ाई के लिए सबसे जरूरी 4 साल गांव में रहकर बर्बाद कर दिए। दीपक को पढ़ाई में कोई रुचि नहीं थी। उसने तो 8वीं के बाद ही पढ़ाई छोड़ दी थी और रजनी तो लड़की थी। पिता की नज़र में उसे पढ़ाई की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। पिता को अब श्यामवीर के इस एक तरफा डिस्कशन में बिल्कुल रुचि नहीं रही। उन्होंने पलंग पर बैठे बैठे सिगरेट की राख को झाड़ा और भारी आवाज में निष्कर्ष वाक्य बोला, अगले साल हो जाएगा पास। इतना कहकर वे लापरवाही से और झूमती हुई चाल से सीढ़ियों से नीचे उतरने लगे। उतरते हुए उन्होंने माँ से कहा, 10 बज गए, नाश्ता कब बनावेगी? भूख से मारवे को विचार है का?
मनोज को जब पता चला कि वे हिंदी को छोड़कर सभी विषयों में फेल हो गया है तो वे दुखी होकर पुलिया के किनारे हनुमान जी के मंदिर चला गया। हनुमान जी की मूर्ति के सामने बैठा वह काफी देर आंसू बहाता रहा। हिंदी के पेपर में उसे 100 में से 62 नंबर मिल गए थे। हिंदी सरल होने के अलावा उसकी रुचि का विषय भी था। उसे उपन्यास, कविताएं और कहानियां पढ़ने का शौक था। वह केवल हिंदी अकेले बेड़ा पार नहीं लगा सकता था, अंग्रेजी ने भी धोखा दिया था। माय बेस्ट फ्रेंड पर निफरत लिखते समय केवल पहली लाइन मनु ने ठीक लिखी थी, माय बेस्ट फ्रेंड इज राकेश। इसके बाद उसे टूटी फूटी गलत स्पेलिंग और गलत टेंस का सहारा लेना पड़ा। वह 2-3 लाइन से आगे नहीं लिख पाया। मंदिर के बाहर निकालकर वह अपने दोस्त राकेश के घर चला गया। दुखी मनोज को राकेश ने सांत्वना देते हुए कहा, अब तो दिन भर रह गयो, कब तक मुंह लटकाए रहेगो, अगले साल पास हो जाएगो। कुंभ को मेला नाने जो 12 साल में एक बार आएगो, हर साल परीक्षा होगी। विष्णु फर्स्ट डिवीज़न से पास हो गया था। उसे अपने पास होने की खुशी थी, पर मनोज को सांत्वना देना उसकी मजबूरी भी थी। उसने मनोज से कहा, मैंने तो पहले ही कही थी कि पढ़ ले, नकल को कोई भरोसा ना है। मनोज ने विष्णु की समझाइश का उत्तर देते हुए कहा, मोए समझ ही ना आते गणित के सवाल, कैसे पढ़ लूं। तीनों मित्र बातें करते करते मनोज के दरवाजे के सामने कुएं पर पहुंच गए। कुएं पर महिलाएं पानी भर रही थी। बूढ़ी महिला ने मनोज से कहा, ए लल्ला तू आ गए हो, ने को बाल्टी खींची दे। मनोज ने बाल्टी खींच दी। आदत के अनुसार बूढ़ी महिला ने अपना रटा रटाया आशीर्वाद दे दिया, लल्ला तू फर्स्ट से पास होएगो। मनोज ने आशीर्वाद सुना तो निराश हुई कि हंसी उसके होठों पर आ गई। तब तक उसके चाचा श्यामवीर कुएं के पास आ चुके थे। उन्होंने भी बुढ़िया का दिया आशीर्वाद सुन लिया। उनसे नहीं रहा गया। उन्होंने अपनी आवाज़ को तेज करते हुए सुनाना प्रारंभ किया, जिससे आसपास खड़े ज़्यादा से ज़्यादा लोग सुन सके। अरे ताई, अब का फर्स्ट आवेगो, मनोज तो पास ना हो पायो, फर्स्ट की तो बात दूर। वहां खड़े सभी लोगों ने श्यामवीर द्वारा दी गई जानकारी को सुन लिया था। मनोज अपने इस सार्वजनिक अपमान से आहत हो गया। राकेश के दिमाग में बहुत देर से एक बात रुकी हुई थी। उसने कहा, मैं तो कह रहा हो पढ़ाई लिखाई में अब कछु न धरो, BA में चप्पल चटका रहे हैं। मनोज तू तो को काम धंधो शुरू कर दे। मनोज को राकेश का विचार अच्छा तो लगा, पर वह अपने घर की आर्थिक स्थिति जानता था। राकेश धंधे के लिए लाखों रुपये चाहिए, कहाँ से आएंगे। निराश और अनिश्चित मनोज अपने घर पहुंच गया। छोटा भाई दीपक सुबह से गायब था। माँ अपने छोटे बेटे के इस तरह गायब होने से परेशान थी। माँ ने पिता से दीपक के अब तक घर न आने की चिंता व्यक्त की। सवेरे आ जाएगो, परेशान न हो तू, रोटी बना। इतना कहकर पिता निश्चिंत भाव से छत पर टहलने चले गए। अगले दिन सुबह 7 बजे दीपक घर आ गया। दीपक अपने किसी दोस्त के यहाँ जोरा चला गया था। चैप्टर 5। दीपक जोरा से खाली हाथ लौटकर नहीं आया था। वह विचारों की नई रोशनी लेकर आया था। वह परिवार को पटरी पर लाने की एक अभूतपूर्व योजना पिता को बता रहा था। उसने पिता से कहा, बल्लू न्यू ब्रांड टेम्पो खरीद रहे हो है, इसलिए अपने पुराने टेम्पो बेच रहा है 40,000 में। महीनों के 8-10 हज़ार कहूँ ना गए, मैं चला लेंगो। मनोज ने दीपक की इस योजना में कोई कमी नहीं देखी। वह जानता था कि उसके पास के सभी लड़के यही सब काम तो कर रहे हैं। कोई टेम्पो चला रहा है, कोई इलेक्ट्रीशियन का काम कर रहा है। जिसके पास कुछ पैसा अधिक था उसने जोरा में किराने की दुकान खोल ली। STD का चलन बढ़ रहा था तो किसी ने STD बूथ डाल लिया। सभी जानने वाले लोग यही सब काम कर रहे हैं। जिनके पास जमीन थी वे खेती कर रहे हैं। मनोज के पिता और चाचा श्यामवीर दोनों के पास खेती के नाम पर केवल 3 बीघा जमीन ही थी, जिसमें साल भर के लिए खाने लायक गेहूं के अलावा कुछ नहीं होता। इसलिए नौकरी या धंधे के अलावा उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। 12th में फेल होने के बाद नौकरी की कोई उम्मीद उसके लिए नहीं बची थी। इसलिए दीपक का प्लान उसे ठीक लग रहा था। लेकिन पिता के पास टेम्पो खरीदने के पैसे नहीं थे। पिता ने बहाना बनाया, टेम्पो चला के घर की इज्जत बिगाड़ेगो, पढ़ो लिखो परिवार है हमारो। पिता का इनकार सुनकर दीपक और मनोज चुप हो गए। पर माँ ने पिता से लोहा लेने का मन बना लिया। वाह, बहुत इज्जत है तुम्हारी, घर पर जाके उधार मांगती हो तब इज्जत न जावते तुम्हारी। मोड़ा मेहनत करके कछु करवो चाह रहे हो, जे मदद करवे की जगह टांगड़ा रहे हैं। माँ का उल्हाना सुनकर पिता ने मौन साध लिया।
अगले दिन सुबह जब माँ ऊपर कमरे में आई तो उसने देखा कि उसके पिता अपने बैग में कपड़े जमा रहे हैं। माँ ने उन्हें कपड़े जमाते हुए देखा तो वह ठगी रह गई। माँ को लग रहा था कि वे पिता को टेम्पो खरीदने के लिए मनाने की कोशिश करेगी, पर पिता जो पिछले 1.25 महीने से नौकरी पर ध्यान दिए बिना घर पर टिके हुए थे, उन्होंने आज अचानक वापसी की तैयारी कर ली। पिता ने कहा, बहुत काम पेंडिंग है ऑफिस में, मैं अब निकल तो, जल्दी रोटी बना, खा के जाऊंगा। माँ को पिता पर बहुत क्रोध आ रहा था, लेकिन जाते समय पिता को कुछ सुनाना माँ को उचित नहीं लगा। पिता अपनी नौकरी पर चले गए। ऐसा लग रहा था इसके साथ ही टेम्पो खरीदने की योजना पर विराम लग गया है। लेकिन दीपक के अगली सुबह फिर से जिद करने पर माँ ने दीपक से कहा, बाप तो तेओ एन मौका पे भजी गयो। अब माँ से का चाहत, मैं कहाँ से 40,000 रुपये ले आऊँ। बहुत देर चर्चा होने के बाद माँ निष्कर्ष पर पहुंची। माँ बोली, 10,000 तो मुँह पे रखे हैं, 30,000 उधार मिल जाएंगे, जेवर रखे हैं मुँह पे, फिर भी रख दूंगी। 40,000 में बल्ले का सेकेंड हैंड टेम्पो आ गया। उम्मीद और आत्मविश्वास से भर गया पूरा परिवार। दीपक ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। किराया इकट्ठा करने की जिम्मेदारी कंडक्टर का पद संभालने वाले मनोज को मिली। अपने गांव से निकलते ही 5 सवारियां मुरैना की मिल गई। टेम्पो मुरैना की ओर बढ़ चला। मनोज ने नई जिम्मेदारियों को जोश के साथ निभाना शुरू किया। उसने सवारियों को आकर्षित करने के लिए आवाज लगाना शुरू किया। छेरा, बागचीनी, मुरैना। व्यवसाय की शुरुआत अच्छी रही थी। रात को घर आकर मनोज ने आज की कमाई के 200 रुपये माँ को दे दिए। माँ दोनों बच्चों को इस तरह पैसे कमाकर लाने के कारण भावुक हो गई। दिन भर की मेहनत के बाद मनोज का चेहरा रूखा हो गया। बाल धूल से सन गए, शर्ट मनवेली हो गई, होंठ पपड़ा गए। बच्चों की हालत देखकर माँ की आंखों में आंसू आ गए। मनोज ने माँ को रोते हुए देखा तो उसने माँ के गले लगा लिया। उसने माँ से कहा, चिंता काय कर रही है, अब तेरे मोड़ा कमान लगे हैं। लगभग 1 महीने तक टेम्पो चलता रहा। रोज शाम को 200-250 रुपये दोनों बेटे कमा कर लाते रहे। माँ को लगा यदि इसी तरह टेम्पो चलता रहा तो जल्दी ही उधार पटा दिया जाएगा, फिर 1-2 साल में नया टेम्पो ले लेंगे। पिता की अनदेखी के कारण माँ को अपने बच्चों से उम्मीद थी कि उनकी मेहनत से यह घर फिर से पटरी पर आ जाएगा। आज टेम्पो जैसे ही बागचीनी चौराहे पर पहुंचा, वहां पुलिस की चेकिंग चल रही थी। सिपाही ने मनोज को टेम्पो साइड में लगाने का आदेश दिया। मनोज ने लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन दिखाते हुए सिपाही से पूछा, क्या बात है दीवान जी, हमें क्यों रोका है? कागज तो पूरे हैं टेम्पो के। सिपाही ने कहा, थानेदार साहब का आदेश है, उनसे जाकर पूछो। सिपाही टेम्पो को स्टार्ट कर दो मीटर दूर सड़क के किनारे बने बागचीनी थाने में ले जाने लगा। मनोज और दीपक टेम्पो के पीछे दौड़ लगा रहे थे। तभी पास से बालाजी बस सर्विस की बस निकली। उसका कंडक्टर दरवाजे से अपना सिर निकालकर जोर से चिल्लाया, काय रे, कही थी ना कि जर रोड पे टेम्पो चला वो भुला देंगे, अब चला टेम्पो। ये वही कंडक्टर था जिसका झगड़ा बल्ले से हुआ था। वह टेम्पो को पहचान गया था। मनोज ने जब उस कंडक्टर की बात सुनी तो समझ गया कि वे लोग बस ऑपरेटर के षड्यंत्र का शिकार हो गए हैं। थानेदार 55 साल का पका हुआ थानेदार था। वह अपने कमरे में कुर्सी पर बैठा हुआ था। डरते हुए मनोज ने थानेदार से कहा, सर मेरो टेम्पो के सारे कागज सही हैं, फिर भी टेम्पो को थाने में बंद कर दियो। थानेदार ने दीवान को आदेश दिया, दीवान जी बाहर फरियादी बैठा है, उसे ले आओ। दीवान एक 20 साल के युवक के साथ वापस आ गया। रात के अंधेरे में सेंधमारी करने वाले इस युवक का नाम दिनेश था, जो कि पुलिस का मुखबिर भी था। थानेदार यादव ने दिनेश को कई कामों के लिए रख रखा था। बदले में उसे सेंधमारी करने का विशेष अधिकार दिया गया था। थानेदार ने दिनेश से पूछा, बता दिनेश, क्या फरियाद लेकर आया है? दिनेश ने जैसा रटा रटाया हुआ वाक्य बोलना शुरू किया। सर, मैं मेरा दोस्त मोटरसाइकिल से जा रहे थे, पीछे से इसके टेम्पो ने टक्कर मार दी। मेरा दोस्त जमीन पर गिरकर बेहोश हो गया। उसको बागचीनी के ही प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करके आपके पास आया हूँ। थानेदार ने मनोज को देखकर कहना शुरू किया, सुन लिया तूने? एक तो सड़क पर एक्सीडेंट करता है, ऊपर से जवान चलाता है। मनोज रुआसा होते हुए बोला, सर ये आदमी झूठ बोल रहा है, हमसे कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ। थानेदार अब अपनी असली रूप में आ चुका था। चुप साले, जवान चलाता है? बंद करो दोनों को अंदर, जेल में सड़ोगे तब पता चलेगा कि एक्सीडेंट किया है कि नहीं। बालाजी बस सर्विस के मालिक से प्राप्त फीस के बदले थानेदार ने अपना काम बखूबी कर दिया था। मनोज और दीपक के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। दोनों के आंसू बह रहे थे, पर थानेदार नहीं पसीजा। दोनों को दीवान ने लॉकअप में बंद कर दिया।
मनोज और दीपक का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। दोनों डर के मारे कांप रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब कहाँ जाए, किससे मदद मांगे। 2 घंटे बाद दीवान ने मनोज से कहा, तुम दोनों को रात भर थाने में बंद नहीं कर रहे हैं, यही गनीमत है। थानेदार साहब बहुत रहमदिल है, अब जाओ, लेकिन अब यह टेम्पो तो कोर्ट में ही मिलेगा। दोनों अपनी जान बचाकर भागे। दोनों का पुलिस से यह पहला सामना था। दोनों भाई रोते हुए सड़क पर पैदल जा रहे थे। पीछे थाना छूट चुका था। उनके लिए थाना रक्षक नहीं भक्षक बना था। रात हो गई थी, इसलिए अब कोई बस या टेम्पो सड़क पर नहीं था। 10 किलोमीटर पैदल चलकर दोनों अपने गांव पहुंच गए, निराश, थके, दुखी, बटे हुए, पराजित। आंखों आंसुओं से अब भी भरी हुई थी। माँ को देखकर मनोज फूट फूट कर रो पड़ा। दीपक ने सारी कहानी कह सुनाई। माँ की आंखों में भी आंसू आ गए, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। सब ठीक हो जाएगा, चिंता ना करें। रात भर मनोज छत पर खाट पर पड़ा रहा। उसे नींद नहीं आई। वह जागता रहा सारी रात। दोस्तों, इस पार्ट में हमने 12th फेल बुक के 5 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। अगली बुक में और अगले 5 चैप्टर कंप्लीट होंगे। इसी तरह ये बुक पूरे 10 पार्ट में बनी हुई है। मुझे उम्मीद है आपको ये बुक सुनकर अच्छा लगा होगा और काफ़ी आगे और इंटरेस्टिंग है। तो बने रहिए इसी ऑडियो बुक सीरीज पर। मिलते हैं अगले पार्ट में। सुनने